हूं आपके साथ अंकिता उपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान की रणभूमि में चुनावी प्रचार के लिए उतरे सीएम बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने राजस्थान में किया रोड शो, जनता से की कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील। मुंगेली में कलेक्टर ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। छोटे डोंगर में आईईडी में के शिकार हुए मजदूर, मौके पर 2 मजदूरों की हुई मौत, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर गिरा बाइक सवार को आई गंभीर चोटें, ऑटो चालक की मदद कर पहुंचाया अस्पताल। भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 मुकाबले की तैयारियां शुरू, राजधानी रायपुर में होगा टी20 मैच, क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में चुनाव समाप्त होने के बाद अब सीएम भूपेश बघेल राजस्थान की रणभूमि में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उतर गए हैं, जहां पर वे रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अपने रोड शो को लेकर सीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, राजस्थान का दौरा है, फिर तेलंगाना में कार्यक्रम बन रहा है। साथ ही उन्होंने रमन सिंह की सीटों के दावे को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं अमित शाह के बयान, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं और पर कहा कि अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं, उनके बेटे में कौन सी योग्यता है, दूसरे के बेटों के बारे में क्यों बोलते हैं। आज राजस्थान 2 कार्यक्रम है, एक रोड शो है और एक नाथ दौरा में आम सभा है, दोनों संबोधित करके आऊंगा। आज आखिरी दिन है और उसके बाद फिर तेलंगाना कार्यक्रम बन रहा है, वहां भी जाना है। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि 50 से 55 सीटों पर बीजेपी की विधायक जीतकर सामने आएगी, दावा कर रहे हैं। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया, अब कहां से आ जाएगा। तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाने के लिए ये करें, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या, जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है। रमन सिंह जी आज डीए बढ़ाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था कि रेलवे में क्यों पत्र नहीं लिखते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और रेलवे के लिए भी पत्र लिखे ताकि सही समय में चले और बंद ना हो। रेलवे में भर्ती भी है, उसके लिए भी चिट्ठी लिख दे तो कुछ युवाओं को भला हो। और कुछ ठीक है, तीनों एक साथ। एक सभा को राजस्थान में संबोधित करते हुए अमित शाह कह रहे थे कि सीएम गहलोत अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई राजस्थान की जनता भी नहीं चाहती। वो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, दूसरे बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं। अपने बेटे के बारे में बताओ, उसमें कौन सी योग्यता है जिसमें उन्होंने बना रखा है। तो वहीं सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता प्रवीण तिवारी के समर्थन ने भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली कार्यालय पहुंचे, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तिवारी जिंदाबाद, राम सुमिरन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बैटन कोतवाली थाने के पदस्थ उप निरीक्षक उदय करिहार के नेतृत्व में पुलिस ने बीजेपी कार्यालय के सामने से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार चुनावी अधिसूचना लगी होने के कारण इसी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है और इस कारण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच में प्रवीण तिवारी थाना पहुंचकर समर्थकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय रात दिन बराबर खड़े रहने वाले हमारे बीच के माननीय प्रवीण तिवारी जी जैसे नेताजी को जब तक हमारे बीजेपी पार्टी को साथ नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर अपना डिमांड नहीं करेंगे। और नहीं तो हम जितना कार्यकर्ता है सब हम लोग अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं। वो और भी कई तरीके से नजर आते हैं, बहुत रंगीन मिजाज हमारे जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी के काम में मैं बता रहा हूं, मोरवा सेक्टर में एक दिन भी 1 सेकंड के लिए भी कदम उन्होंने नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जबकि उनका गृह वार्ड है, एक मार्केट में कहीं उनका भ्रमण नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है क्या?
उनके हिसाब से विकास किया जा रहा है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कराया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा। लोग अपना इस्तीफा देने आए हैं, इतने बड़े पद पर बिल्ला है, उनको जब कुछ नहीं समझा गया तो हम लोग नॉर्मल से कार्यकर्ता और साधारण से तो हम लोगों को क्या समझेगा। हम लोगों की ऐसी मजबूरी आपातकालीन आ पड़ी, उसके लिए हम लोगों को आना पड़ा। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक सुनिश्चित करने के भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने मतगणना स्थल पर आगमन, निर्गम और साथ ही पार्किंग, बैरिकेटिंग, गणना टेबलों, लाइट, पेयजल, माइक, संचार, भोजन, चिकित्सक, सार्डीकरण व्यवस्था और मीडिया कक्ष, टेंट, सीसीटीवी कैमरा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम में रखे गए डाक मतपत्र और पोस्टल बैलेट की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कोषालय अधिकारी को भी आवश्यक निर्देश दिए। और आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी और सहायक कलेक्टर अर्पित गुप्ता, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी वृंदावन सिंह और संयुक्त कलेक्टर सतीश राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा निर्वाचन के तहत जिले में 3 दिसंबर को शासकीय अभियांत्रिक कृषि महाविद्यालय चौतरखार में मतगणना होगी और आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने मतगणना स्थल का सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया सेंटर और मतगणना स्थल की पूरी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने मतगणना स्थल पर बैरिकेड्स, राजनीतिक और गैर राजनीतिक व्यक्तियों की एंट्री, मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश आदि के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ में मतदान होने के बाद अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत मतदान पेटी में कैद हो चुकी है। वहीं कवर्धा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र में मतपेटी प्रत्याशियों के मन में सुगबुगाहट तेज कर रखी है। आपको बता दें कि जिसकी सुरक्षा और निगरानी को लेकर चुनावी अधिकारी लगातार सघन निरीक्षण में लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रीना बाबा साहेब कंगाले के ने भी कवर्धा के कृषि उपज मंडी परिसर अंतर्गत मतगणना स्थल की तैयारियों का निरीक्षण किया और उनकी तरफ से कहा गया कि मतपेटी में किसी भी प्रकार की सुरक्षा में लापरवाही और नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी सुरक्षा में लगे जवानों को उनकी तरफ से कड़ी निगरानी रखने की भी हिदायत दी गई है। लगातार सुर्खियों में बनी हुई मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने भी सागर में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने रहली से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव और पुलिस प्रशासन पर जमकर भी आरोप लगाए। आपको बता दें कि ज्योति ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है और सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना जैसी बातें करते हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही इतने वरिष्ठ नेता मुझे लेकर अनगढ़ बयान भी देते हैं। ज्योति ने कहा कि अपने बयानों को लेकर यदि गोपाल भार्गव 3 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं और मेरे समर्थक दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठेंगे। देखिए, पूरी जो घटनाक्रम है वो 18 नवंबर को जो शाम को घटना घटी, दादा मेरे बाजू में खड़े हुए दादा अर्जुन सिंह ठाकुर और बड़े भैया देवेंद्र सिंह मिंटू चौरा, हम लोग वहां पर उपस्थित थे। ये सारी घटना हुई, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा क्या हुआ। तो उस घटना की रात्रि में गोपाल भार्गव जी एक बयान देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरा बयान दिया कि वो नेता जो है वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर गड़ाकोटा आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि गड़ाकोटा क्या केवल उनका अधिकार क्षेत्र है? मैं प्रत्याशी रही, मैं प्रत्याशी हूँ, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी, क्या मैं गड़ाकोटा नहीं आ सकती? इस तरीके से 75 साल के व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर है, मंत्री है, 20 साल से मंत्री है, 40 साल से विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी उम्र में मैं उनकी पोती की उम्र की हूँ और मुझसे इस तरीके से बात आप देखेंगे यदि वीडियो में, तो हम लोगों की, हम मेरी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की आत्मा रो रही है। आज किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और उन्हें पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़े।
छत्तीसगढ़ के संभाग में 17 नवंबर को शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न होने के बाद में अब 3 दिसंबर को मतगणना की जानी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना कार्य के लिए 5 जिलों से आए लगभग 141 अधिकारियों को मंगलवार को आवश्यक प्रशिक्षण जिला पंचायत सभा कक्ष सरगुजा में दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतदान प्रक्रिया के समापन के बाद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में एक बैठक रखी हुई थी। इसमें उन्होंने सभी उपस्थित जनों द्वारा मतदान दिवस तक निर्वाचन की प्रक्रिया में आपसी समन्वय और टीम भावना से किए गए कार्यों की सराहना की और इसी के साथ में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। तो वहीं कोंडागांव जिले के चिलपुटी धान खरीदी केंद्र में 22 दिन बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जबकि 23 नवंबर तक को मात्र 3 किसान अपना धान बेचने पहुंचे और बाकी पूरे दिन केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा। और केंद्र प्रभारी सूरी से मिली जानकारी के अनुसार किसानों को टोकन लेना नहीं बताया गया और आपको बता दें कि जिस कारण से खरीदी के कार्य में विलंब भी हो गया और इस साल 26,000 क्विंटल का लक्ष्य है, लेकिन अब तक मात्र 315 क्विंटल की ही खरीदी हो पाई है। वहीं बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र भी इसका कारण हो सकता है, जिस वजह से किसान अपना धान सरकार बनने के बाद ही देने की मानसिकता बनाए हुए हैं। एक तारीख से तो स्टार्ट हो गया है सर, लेकिन ना यहाँ किसानी लोग टोकन कटवाने नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा, किसानों लोगों की टोकन नहीं कटाने की वजह से? हाँ, 22 तारीख से स्टार्ट हो गई है। तो आप हमें बताएंगे कि पिछले साल का टारगेट क्या था और इस साल का टारगेट क्या है? पिछले साल का टारगेट था सर 22,000 कुछ था, तो इस बार है 26 तक पहुँच सकता है क्विंटल में जी। और अभी तक कितना का खरीदी हो चुका है? अभी 300 क्विंटल तक खरीदी हो। इसमें जो 1 तारीख तक चालू हुआ है सर, अब बचे हैं दान किसी किसी का, किसानों भाई का, और जो किसान कंप्लीट के हैं वो ला रहे हैं सर, अभी धीरे धीरे ला रहे हैं। जैसे कि अभी 15 क्विंटल से 20 क्विंटल तक का टोकन कट रहा है जी, तो कैसा लग रहा है आप लोग को? बढ़िया लग रहा है सर, इसीलिए हम लोग चालू किए हैं और ला रहे हैं। तो अभी सरकार जिसका भी आए, लेकिन आप लोगों को 3,000 से ऊपर ही मिलना है जी। तो इस संबंध में आपकी खुशी कैसा लग रही है आपको? बढ़िया खुशी लग रहा है सर, किसान भाइयों का, हम सबका। तो वहीं सारंगढ़ जिले में अधिवक्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला निर्माण के बाद में नगर में आसपास के हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है और साथ ही नगर के प्रमुख मार्गों पर 2 पहिया वाहन से लेकर हैवी व्हीकल्स का आना जाना बढ़ गया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा नगर में नो एंट्री का समय भी हैवी व्हीकल्स के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन कई वाहन नो एंट्री के समय पर पालन नहीं करते हैं और नगर मोटरयान अधिनियम का पालन किए बिना अनियंत्रित और तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे नगर में कई लोगों की मौत हो गई। जिसे देखते हुए अधिवक्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सारंगढ़ के अधिवक्ता गण के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया था, जो कि शहर की ट्रैफिक एवं जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के था। शहर में जो रोड पे कई लोग गाड़ियां खड़े कर देते हैं, आए दिनों कई एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड सकरा हो जाता है और बाहर में जो नो पार्किंग जोन है या फिर नो एंट्री जोन है, इन सभी चीजों का पालन हो सके, इस बाबत उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने के संदर्भ में अपना ज्ञापन प्रेषित किया था। और जिसके तारतम्य में हम ये बताना चाहते हैं कि लगातार सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। साथ में इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो खासकर सड़कों को जाम ना करें। सड़कों में अगर अपनी दुकानें हैं तो दुकानों को भी इस तरह से व्यवस्थित करें ताकि वो रोड जो है खाली रह जाए। रोड आवागमन के लिए है और उसे किसी भी तरीके से हम बाधित नहीं कर सकते।
देखिए, जब से सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बना है तब से यहाँ क्राउड बढ़ गया है और क्राउड बढ़ने के साथ में वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। वाहनों की संख्या बढ़ने से और अनियंत्रित वाहन चालन से कई लोगों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई है नगर के भीतर ही। इन सब तमाम स्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक महोदय के पास उपस्थित होकर यह ज्ञापन सौंपा है कि जो अनियंत्रित वाहन तेजी एवं रफ्तार पूर्वक चलते हैं उन पर अंकुश लगाया जावे और साथ ही जो खतरनाक स्टंट करते हैं, बिना वैध अनुज्ञप्ति के वाहन चालन करते हैं, अवैध तरीके से बेतरतीब तरीके से वाहन पार्किंग करते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हमने 10 बिंदुओं पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बिलाईगढ़ सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय के पास ज्ञापन दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारी सारी बातें बहुत अच्छे से सुनी हैं और आधे घंटे से ऊपर हमारे साथ चर्चा की है। समस्त बिंदुओं को उचित रूप से देखा है और उस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोगों के द्वारा दिए गए ज्ञापन पर ठोस एवं उचित कार्यवाही। छोटी डोंगर अमदई लॉ एस्क में कार्यरत 2 मजदूरों की नक्सलियों की तरफ से लगाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि एक मजदूर घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटे डोंगर में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। माओवादियों की महीने भर के अंदर ये दूसरी घटना है। माइंस के साइड में जंगल में जो है लेबर जा रहे थे, उनका कहीं आईडी पे शायद पैर पड़ गया, ब्लास्ट हो गया और हॉस्पिटल लाते तक थोड़ा ठीक थे, अभी जो है उनका डेथ हो गया। नहीं, लापता वाले का जानकारी हमको नहीं है। एक हल्का घायल है जो वहीं कैंप में बैठा है, उसको लाने भेजे हैं। आज सुबह निक्को माइंस ड्यूटी के लिए निक्को के मजदूर और उनके जो वर्कर्स हैं वो निकले हुए थे और उसी दौरान ही जो निक्को के 3 मजदूर एक जगह ड्यूटी लगी हुई थी जिसमें लाड़ी में आईडी ब्लास्ट हुआ। उसमें एक मजदूर की डेथ हो गई है और दूसरा जो मजदूर है वो घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और तीसरा मजदूर वो अभी लापता है और उसकी लापता मतलब उसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी लेकर जो है उसे तत्काल उसे भी हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा। आज सुबह हमारे मजदूर सुबह शिफ्टिंग में काम में गए थे, जिसके चलते शायद कुछ प्रेशर बम या आईडी कुछ ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण हमारे मजदूर कुछ स्पॉट में ही खत्म हो गए। क्या नाम है मजदूर का जिसकी मौत है? मजदूर का उनसे सर अभी पता नहीं चला है। अंबिकापुर के बाबूपारा जेल रोड के पास एक बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। आपको बता दें कि कई फीट तक घिसटता चला गया और इस कारण युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं। युवक को गंभीर हालत देखकर ऑटो चालक ने युवक को ऑटो में लिटाकर वक्त पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक का इलाज जारी है। खबर कोरबा से, जहां पर तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्चे घर में बिना बताए तालाब नहाने गए थे। तालाब गहरा होने की वजह से दोनों बच्चे तालाब में ही डूब गए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। गहरे तालाब में डूबे बच्चे के शव को एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कसडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नारायणपुर में 26 साल के खागेश चौहान नामक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक अपनी गाय को ढूंढने निकला था, तभी जंगली सुअरों के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखकर कसडोल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बसंत थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने जल्द ही कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 21 नवंबर को वैदिक ने बसना थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और आरोपी डोलामणि भोई ने जुलाई में भी पीड़िता से शादी की बात कहकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया और शादी नहीं की, जिसके बाद में मिली शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डोलामणि भोई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने और आरोपी ने अपना अपराध भी कबूल किया। अपराध कबूल करने के बाद में आरोपी डोलामणि को गिरफ्तार कर जुडिशली रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है।
रायपुर में क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि टी20 सीरीज का दूसरा मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर को खेला जाएगा और इस मैच को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में खासा उत्साह भी है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये मैच 1 दिसंबर को होगा और इस मैच की टिकट को लेकर बड़ी अपडेट भी सामने आई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने टिकट के रेट की घोषणा कर दी और मैच का टिकट 1,000 रुपए से शुरू होकर 25,000 तक की कीमत तक तय किया गया है और मैच की टिकट की बुकिंग 24 नवंबर को 11 बजे से शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑस्ट्रेलिया विश इंडिया का टी20 चौथा टी20 शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बताते दर्शकों को बता दें कल से 11 बजे से कल 24 तारीख से टिकट ऑनलाइन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। टिकट का पार्टनर पेटीएम है। स्टेडियम की क्षमता लगभग 65,000 है और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। लगभग 7 से 8,000 जवान तैनात रहेंगे। प्रदेश भर में देवउठनी एकादशी मनाई गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तुलसी पूजा का मंडप बनाने के लिए गन्ना और पूजन सामग्री से बाजार सज चुका था। आपको बता दें कि बाजार पूरी तरह से तैयार भी था और लोग जमकर खरीदारी भी की हुई है और इस बारे में गन्ने की कीमतों की बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले साल जो गन्ना 100 से 120 रुपए जोड़े के हिसाब से बिक रहा था, इस बार उसका दाम 170 रुपए जोड़ा हो चुका है और इसके बावजूद लोगों ने जमकर खरीदारी भी की और लोगों में उत्साह देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न किया गया और देवउठनी एकादशी पर्व का समापन हो गया है। खाटू श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर गुड़ियारी में 26वीं निशान यात्रा उत्साह और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। आपको बता दें कि श्याम भक्त हाथों में श्याम बाबा के निशान के लिए भजन गाते हुए मस्ती में झूमते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई और यात्रा के प्रारंभ स्थल प्राचीन गुड़ियारी हनुमान मंदिर पर बाबा श्याम का लकी खजाना श्याम भक्तों को भी मिला और इसके बाद में बाबा श्याम को इत्र से स्नान करवाकर फूलों से बने गजरों के साथ में छत्तीसगढ़ में पहली बार खाटू श्याम की तर्ज पर पालकी भी सजाई गई, जिस पर खाटू के राजा खाटू श्याम को विराजमान कर नगर भ्रमण भी कराया गया। यह शोभा यात्रा प्राचीन गुड़ियारी हनुमान मंदिर से खाटू श्याम मंदिर समता कॉलोनी की ओर दस्तक दे रही है और यह हर महीने निकलती है, किंतु आज एकादशी के उपलक्ष्य में बाबा का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में साथ ही इस समिति ने पिछले 26 महीनों से लगातार निःशुल्क निशान यात्रा आयोजित की रही है। बाबा श्याम के खाटू धाम के अलावा ये कार्यक्रम जो है गरीबों की सेवा, गरीब कन्याओं की विवाह की व्यवस्था और ये निशान यात्रा पूर्णतः निःशुल्क आयोजित की जाती है। इस उद्देश्य से निकल रही है कि सभी को बाबा का दर्शन करने को मिले। हर महीना निःशुल्क निशान यात्रा निकलती है गुड़ियारी से। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देश में सुख शांति हो, है ना, और हर घर में निशान, हर घर में बाबा का निशान हो, यही कामना के साथ में हम लोग निशान चढ़ाते हैं। निशान यात्रा के साथ साथ आप लोग हर महीने निशान यात्रा निकालते हैं और भी कुछ मंदिर में कुछ कार्यक्रम होते हैं? हाँ, मंदिर में भजन और 56 भोग, बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं और हम लोग की समिति में निःशुल्क बाबा का कीर्तन भी हर महीने एकादशी को निःशुल्क कीर्तन श्री श्याम कीर्तन के द्वारा रखा जाता है। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा की ओर से 2 पहिया स्कूटी में नशीली टैबलेट लेकर आ रहे 2 व्यक्तियों को नशीली दवाओं के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक मुखबिर सूचना मिली कि एक एक्सेस स्कूटी बिना नंबर जिसमें 2 व्यक्ति पदमपुर उड़ीसा से नशीले टैबलेट को बिक्री करने बसना की तरफ आ रहे। वही सूचना पर बसना पुलिस टीम की तरफ से सिटी ग्राउंड बसना मुख्य रोड पर नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रहे 2 पहिया स्कूटी बिना नंबर को घेराबंदी कर पकड़ा गया और अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत हरई जनपद के ग्राम बसुरिया में शहीद मेजर सुनील कहार को सभी ग्रामवासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी विशाल मेले का आयोजन किया गया। इनामी कबड्डी का भी आयोजन किया गया और साथ ही आपको बता दें कि अर्धसैनिक
वेलफेयर एसोसिएशन छिंदवाड़ा की टीम से लगभग आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी और साथ ही एमपी पुलिस के 50 सैनिकगण भी मौजूद रहे। स्वागत करेंगे सभी हमारे उपस्थित सभी जितने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।